हाँ, तो मैं आज 31 क्लास सॉल्यूशन का लेने जा रहा हूँ। 31 क्लास सॉल्यूशन का लेने जा रहा हूँ, जिसमें इससे ठीक है प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा दिया हूँ, 3 पढ़ा दिया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हमारा है 4th नंबर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहीं भी है ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, जैसे याद करो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट को समझाया, फिर इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले फ्रीजिंग पॉइंट बताया, और तब इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताया। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 टर्म पर तुमको स्टडी करना होगा। तीनों के तीनों टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फर्स्ट टर्म है तुम्हारा डिफ्यूजन। क्या है? बी नंबर है तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है SPM। और सी होगा, वो होगा तुम्हारा ऑस्मोसिस। ये 3 टर्म को हम लोग इसे को एक्सप्लेन कर लेंगे, तब इसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डील करेंगे। क्योंकि जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इस टर्म का तो इससे रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म का बी और सी दोनों टर्म आर रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। टू ये जो सेमी एसपीएम है, ऑस्मोसिस है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। इसलिए लेकिन उसकी इसी से कनेक्टेड हेवी टर्म आता है डिफ्यूजन, इसलिए डिफ्यूजन को डील करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को और ऑस्मोसिस को। तब इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग जानेंगे। चलें, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है, ध्यान देना पड़ेगा। द नेट मूवमेंट of molecules of solvent and solute from a region of higher concentration to region of lower concentration is known as diffusion। क्या कहता है कि the net movement of molecules of solvent and solute from region of higher concentration to the region of lower concentration is known as diffusion। देख लो इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए। ये तुम्हारा इट ऑकर्स इन गैस एज वेल एज इन लिक्विड। ये गैस में भी घटित होती है और लिक्विड में मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन में भी घटित होती है। ये दोनों में बहुत कंडीशंस में, ये गैस में भी और लिक्विड दोनों में ये घटित होती है। क्या? द नेट मूवमेंट ऑफ मोलेक्युल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ lower concentration is known as diffusion। It occurs in gas and as well as in liquid। In diffusion, molecules of solvent and solute both are in movement।
इसमें तुम्हारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोलेकुल गतिमान होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस है। जैसे कोई सेंटेज अगरबत्ती किसी कमरे के, किसी रूम के किसी कॉर्नर पे उसको जला दो, हम क्या देखते हैं, उसका जो स्मेल है वो स्मेल अदर कॉर्नर में भी पहुंच जाता है। ये कैसे गया? उसका जाने का रीजन है डिफ्यूजन, मतलब द नेट मूवमेंट ऑफ मोलेकुल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मोलेकुल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? जो अगरबत्ती से स्माइल निकल रहा है, और इसके बाद एयर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ, और दोनों जो है नेट मूवमेंट करके जहां पे सेंटेज अगरबत्ती जल रहा है वो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है, और जहां दूसरे कॉर्नर में पहुंचता है वो रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है। छोड़ दो इसको, एक बकेट में वाटर भर लो, भर करके कोई एक कलर का टिकिया उसमें डाल दो, एक आध घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन करो, पूरा पूरा तुम्हारा बकेट में जितना वाटर है टोटल कलर हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ? फोटो जहाँ पे टिकिया को डाला गया वो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन गारंटी है वहां से मोलेकुल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरे बकेट में मूवमेंट पैदा जिसके कारण से पूरा बकेट का वाटर जो है कलर हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफिनीशन क्या देंगे कि द नेट मूवमेंट of molecules of solvent and solute from region of higher concentration to region of lower concentration is known as diffusion. Is known as diffusion. It occurs in gas as well as in liquid. In this process, both molecules of solvent and solute are in movement. ये तुम्हारा डिफ्यूजन हो जाता है बाबा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तुम्हारे सॉल्वेंट और सोल्यूट के दोनों मोलेकुल का गतिमान होना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। अब हम आते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। B
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में SPM कहते हैं। ये उन मेम्ब्रेन होती है जो अपने से होकर ओनली सॉल्वेंट के मोलेकुल्स को पास होने देती है। इसको अलाउ करती है ओनली molecules of solvent but not allowed molecules of solute is known as semi permeable membrane। क्या कहता है कि a membrane in which allows passage only molecules of solvent but not molecules of solute is known as semi permeable membrane। क्या कहता है? A membrane in which allows passage of molecules of solvent, only लगा लो, only molecules of solvent but not molecules of solute is known as semi permeable membrane। एक बार, a membrane in which allows passage only molecules of solvent but not molecules of solute is known as semi permeable membrane। इसके एग्जाम्पल होते हैं, मैं डिफिनीशन भी लिख देता हूं। ए मेम्ब्रेन in which allows passage only molecules of solvent but not molecules of solute is known as semi permeable मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल होगा बालक, तुम्हारा एग मेम्ब्रेन हुआ, एग मेम्ब्रेन, तुम्हारा गोट्स ब्लैडर हुआ, गोट्स ब्लैडर, पिग्स ब्लैडर हुआ, पिग्स ब्लैडर हुआ, और एक तुम्हारा जो आर्टिफिशियली नीड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा, जिसको कॉपर फेरोसाइनाइड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। चौथा नंबर हुआ तुम्हारा ये है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, चर्चा ऑब्जेक्टिव में अक्सर करते रहता है। कॉपर फेरो
साइनाइड, इसका फॉर्मूला होता है CU2Fe(CN6). ये रियली तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है। क्या होता है ये? इस कंपाउंड्स का नाम हमारे केमिस्ट्री में क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखना, कॉपर फेरोसाइनाइड है, जिसका फॉर्मूला क्या होती है? CU2। क्योंकि जहाँ भी ब्रैकेट से कोई भी फार्मूला तुम्हें मिलता है जान लेना उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सी नंबर है तुम्हारा ऑस्मोसिस। क्या है? अब देखो ये क्या कहता है? When pure solvent is separated from solution through the semi-permeable membrane, then the spontaneous flow of molecules of solvent from pure solvent to solution through the semi-permeable membrane is known as osmosis। क्या कहता है कि the spontaneous flow of molecules of solvent from pure solvent to solution through the semi-permeable membrane is known as osmosis। एक डायग्राम के जरिए मैं समझा देता हूं जो मैंने डिफिनीशन बोला वो डिफिनीशन है कि नहीं। ये बाबा तुम्हारा SPM हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर प्योर सॉल्वेंट हुआ, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट हुआ। और ये क्या है? सॉल्यूशन है। ध्यान देना, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस ओनली ऑकर्स इन लिक्विड बट नॉट इन गैस। ये गैस में घटित नहीं होती है, केवल किसमें घटित होती है? केवल लिक्विड में घटित होती है। किसमें घटित होती है? और वही तुम्हारा डिफ्यूजन जो है occurs both in gas and liquid, but osmosis occurs only liquid solution, है ना? only liquid में। ये प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान देना, ये सॉल्यूशन है। और कहता क्या है? जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पर जो मोलेकुल होगा वो किसका होगा? मोलेकुल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। किसका होगा? मोलेकुल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा कि नहीं? मान कर चलो कि वाटर ही है तो बोलो कि सब मोलेकुल वाटर का होंगे ना। और तब क्या कहता है कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो, क्या कहता है कि द स्पॉन्टेनियस स्वतः, लगातार, स्वतः स्पॉन्टेनियस कहता है कि the spontaneous flow of
molecules of solvent, molecules of solvent यही है, molecules of solvent from pure solvent to solution through the semi-permeable membrane is known as osmosis। क्या कहता है कि प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट कर लो, किसके द्वारा? सेपरेटेड विथ एसपीएम, देन द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट to solution through the semi-permeable membrane is known as osmosis। क्या कहता है कि शुद्ध विलायक को सॉल्यूशन से एसपीएम से सेपरेट कर लो, लेकिन डिफिनेशन इतना ही दिया जाता है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, लेकिन जब इसको तुम एक्सपेरिमेंटली यूज करने चलोगे तो प्रोसेस ऐसे किया जाता है। तो क्या कहता है कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ molecules of solvent, molecules of solvent from pure solvent to solution through the semi-permeable membrane is known as osmosis। सॉल्यूशन मतलब समझते हो ना कि ये वाटर भी होगा प्लस NaCl हुआ, मतलब कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इसमें है, इसमें क्या है? केवल सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट के मोलेक्यूल को एसपीएम से होकर सॉल्यूशन की ओर स्वतः प्रवाह को स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। मतलब कि फॉर ऑस्मोसिस एसपीएम इज रिक्वायर्ड, बट इन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इज एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड। For osmosis, SPM, semi-permeable membrane, is required, but in diffusion, semi-permeable membrane is not required। वहीं osmosis is occurs only liquid, but diffusion occurs in gas as well as in liquid। In diffusion, molecules of solvent and solute both are in movement, but in osmosis only molecules of solvent are in movement। ये डिफरेंस होती है दोनों में, एक में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के मोलेक्यूल फ्लो करते हैं, लेकिन एक में जो है तो सॉल्वेंट के मोलेक्यूल कहाँ से? तो प्योर सॉल्वेंट से तुम्हारा सॉल्यूशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर फ्लो करते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो होती है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगी? द स्पॉन्टेनियस फ्लो of molecules of solvent, molecules of solvent from pure solvent from pure solvent to solution through the semi-permeable membrane is known as osmosis।
द स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रवाह, क्या कहते हैं इसको? स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्वतः प्रवाह कहा जाता है, स्वतः। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मोलेक्युल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। यही डायग्राम बना करके मैंने बताया था। और अब ये तीनों पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इजीली हम लोग समझ लेंगे क्योंकि दो को यूज करना है, एसपीएम और हमारा ऑस्मोसिस, दो को यूज करेंगे तभी जाकर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जानेंगे। इसलिए अगला हेडलाइन हमारा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक डायग्राम के जरिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझें कि ऑस्मोटिक प्रेशर होती क्या है। ध्यान देना, अभी जस्ट मैंने ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझाया, ठीक उसी बेस पर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को जान सकते हैं। देखो, ये एसपीएम हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट हुआ, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया था वाटर हो गया, और ये जो है तुम्हारा सॉल्यूशन हुआ। इसमें वाटर भी और शुगर भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्लियर है कि लिक्विड ही सॉल्वेंट होना चाहिए। अब इसके बाद तुम्हारा ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या कहता है, इधर से सॉल्वेंट के मोलेकुल पे, ये किसका मोलेकुल है? मोलेकुल ऑफ सॉल्वेंट है। मोलेकुल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होते हैं वे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के किधर जाते हैं? सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, स्वतः प्रवाह करते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो होती है, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन पर हम क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर पिस्टन से अप्लाई की जाती है। इसी को एक्सटर्नल को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ध्यान देना, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होती है कि जब एसपीएम से सेपरेट कर दिया जाता है तो सॉल्वेंट के मोलेकुल जो होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्यूशन की ओर स्पॉन्टेनियस फ्लो करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। और इसके बाद इस प्रोसेस को रोक देना है, क्या कि जो मोलेकुल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं वी एसपीएम से होकर के सॉल्यूशन को नहीं जा पाए, इसके लिए जो सॉल्यूशन पर एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर अप्लाई की जाती है, जो अप्लाई की जाती है उस एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर applied over the solution for the prevent the entry of molecules of solvent to solution is known as osmotic pressure। या कह सकते हो the minimum extra pressure applied over the solution
to prevent the to prevent the process of osmosis। प्रिवेंट माने कि सुरक्षित करना, प्रोसेस को बचा देना, मतलब कि सॉल्वेंट के मोलेकुल को एसपीएम से हो करके इधर नहीं जाना, उसके लिए जो मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई की जाती है सॉल्यूशन पर, उस मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सिंबल जो कि पाई होती है। तो क्या डिफिनेशन देंगे कि द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर applied over the solution of the prevent the process of osmosis। प्रिवेंट माने रोक देना, सुरक्षित कर देना, रोक देना। प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा सा तनी सा हमको एक बात बता दो कि मान लो कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने पाई दे करके इसको रोक दिया, इस पाई से भी हायर यदि प्रेशर हम लगा दें तब क्या होगी? बोलो क्या होगी? ये सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के, ये तो सॉल्वेंट के मोलेकुल को पार हो जाएगा। तब क्या होगी? यदि इस एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर से अधिक प्रेशर लगा दें तो इससे सॉल्वेंट के मोलेकुल, क्योंकि ये सॉल्वेंट के मोलेकुल को पार होने नहीं देगा, है ना। केवल ये किसको केवल अलाउ करता है? वह भी पैसेज ऑफ मोलेकुल्स ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट मोलेकुल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे सॉल्वेंट के मोलेकुल, वाटर के मोलेकुल इधर जाना, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। रिवर्स माने उल्टा। हमारा रियल क्या है? सॉल्वेंट से सॉल्वेंट को जाना चाहिए, लेकिन हाँ आगे हम बात को जानेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर रहे ऑस्मोटिक प्रेशर पर। क्या कहता है कि द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर applied over the solution prevent the process of osmosis। या कहोगे prevent the entry of molecules of solvent through the semi-permeable membrane is known as osmotic pressure। तो हम इसको लिख लेंगे prevent the process of osmosis। तो शॉर्ट नहीं, हमारा सब कुछ बात कर दिया गया। मतलब कि जो मोलेकुल यहाँ से पार हो रहे हैं वो पार होना बंद हो जाए। ये मोलेकुल आकर कहाँ रुक जाए? यहाँ से चले लेकिन यहीं पर आकर के रुक जाए, इसे पार नहीं करें। उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहा जाता है? ये किस पे अप्लाई किया जाता है? सॉल्यूशन पर। इट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या डिफिनेशन देंगे? The minimum extra pressure applied over the solution prevent the process of osmosis is known as osmotic pressure। known as osmotic pressure। osmotic pressure is represented by the
symbol पाई। अब ये जान लो, द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई ओवर द सॉल्यूशन टू लगा देना, प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई। इन 1887 बॉन्ट हॉव proposed there are two laws for calculation of osmotic pressure of dilute solution as follows। इसका नाम क्या था? बॉन्टहॉफ था, जो प्रपोज किया टू लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज फॉलोज। फर्स्ट लॉ क्या था? अगला है फर्स्ट लॉ Bondhoff Boyle's law। देखो, तुम लोग 11th में पढ़ाए हैं बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इमेंस कांस्टेंट, इसलिए भी क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। कहा क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट constant temperature the osmotic pressure of dilute solution is directly proportional to concentration। कंसंट्रेशन मीन्स बालक जान लो, इसमें मोलारिटी को यूज किया जाएगा। किसको यूज किया जाएगा? मोलारिटी को। ये मोलारिटी को यूज किया जाएगा, कंसंट्रेशन मतलब कि मोल पर लीटर को। कहा क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर of dilute solution is pi।
and concentration, मतलब कि मोलारिटी इज सी चाहिए था कैपिटल एम, लेकिन इस थ्योरी में तुम्हारे मोलारिटी कंसंट्रेशन को सी माना गया है, कंसीडर किया गया है, लेकिन है मोल पर लीटर ही वाला, क्योंकि कंसंट्रेशन मोलारिटी हमारा मोल पर लीटर होती है। इसी देयरफॉर according to this law, according to this law, pi proportional to C. सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ क्या कहा? बॉन्ड हो चार्ल्स लॉ, ये क्या कहा कि एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, क्या कहता है? यह कांस्टेंट कंसंट्रेशन वो किसको कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर को। ये किसको कांस्टेंट रखा? किसको? कंसंट्रेशन को। एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर of dilute solution is directly proportional to absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद है रेवेंस में? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये के इक्वल टू डिग्री सी पावर 273, मतलब कि केल्विन टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो according to this law, at constant temperature, consider at constant concentration the osmotic pressure of dilute solution is pi and absolute temperature is capital T, therefore according to this law, pi proportional
इक्वल टू टी। अब देख लो, एक केस में है पाई प्रोपोर्शनल टू सी है और एक पाई प्रोपोर्शनल टू टी है, और दोनों को यदि कंबाइन हम कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, तो बोलो कि पाई सिंगली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी होगा कि नहीं होगा। तो यही करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2। combine equation 1 and 2, तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी गुना टी। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या देंगे, पाई इक्वल टू आर गुना सी गुना टी इक्वेशन 3। इसको हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी इक्वेशन 3। अब आर इज, ये मैं इक्वेशन तुम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाया हूँ कहाँ, एलिमेंट्स में वही है। तो वियर आर इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट known as सॉल्यूशन कांस्टेंट। उसमें क्या बताया था, गैस कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट या और लिख लो गैस कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। इस आर का वैल्यू कितना होता है, आर बराबर 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। आर का बार में होता है 0.083 पर DM2 पर केल्विन पर मोल। ऐसी आर का एसआई में क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और ये मैं यहाँ पर क्लास छोड़ता है इक्वेशन 3 पर, इससे आगे बढ़ाना होगा तो या तो तुम्हें जब हम लाइव क्लास आएंगे तो भी बढ़ा सकते हैं, या तो हो सकता है कि यूट्यूब पर डाल दें, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। और जितना जल्द हो लॉगिन हो जाओ, क्योंकि लाइव क्लास आना है। या जो भी वीडियो भी डाला जाएगा तो अब सबको नहीं मिलेगा, ये अंतिम यूट्यूब का क्लास ही होना चाहिए। तो हो सकता है कि एक आध क्लास ले लें, और वो मेरी मर्जी के ऊपर है, लेकिन जितना जल्दी हो लॉगिन हो जाओ। तो लॉगिन हो जाते हो तो मैं लाइव क्लास आऊँगा, या इसी पर अपने ऐप पर ही वीडियो भी डालूंगा, तो अपने ऐप पर डालूंगा। ये याद रखना, हो सकता है कि अंतिम हो और नहीं तो हो सकता है कि एक क्लास ले लें। अब ये जैसा होगा वैसा हम करेंगे, ठीक है। आज का क्लास मैं यही करता हूँ।